हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग ये 7वां चैप्टर सिलाई कला के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि बखिया करना क्या होता है, काज बनाना, पैबंद लगाना, ये सब क्या है, ये सब सिलाई का मतलब एक तरीका होता है कि बखिया कैसे किया जाता है, काज कैसे बनाए, मतलब छोटे छोटे स्टेप होते हैं सिलाई में, कैसे रफ़ू किए जाते हैं, कैसे प्लेट्स बनाए जाते हैं, ये सब होता है। अब देखते हैं इसमें रफ़ू करना क्या होता है कि थोड़ा वस्त्र फट जाने पर चूहों द्वारा कपड़ा, अगर क्या होता है कि वस्त्र जो है, देखिए पहले ये सब चीज़ें होती थी, अब तो अगर जैसे मान लीजिए घर में थोड़ा सा अगर कपड़ा जो है थोड़ा सा फट गया है या चूहे द्वारा काट दिया गया है या वो जल गया है, या तो अगर वो कपड़ा फट गए हैं तो क्या होता है कि या जल गया है कहीं भी थोड़ा सा, तो क्या होता है कि उसको रफ़ू कर दिया जाता है। अब इसके रफ़ू करने के लिए क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं, एक चौकोर या आयताकार होता है या गोल या तिकोना। मतलब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो चौकोर या तो आयताकार के रूप में करेंगे या तो गोल या तिकोने के रूप में करेंगे। रफ़ू करने में जिस रंग का कपड़ा होता है उसी रंग का धागा डालकर रनिंग स्टिच के साथ साथ ताने बाने को मिलाते हुए धागा भरते हैं। अब देखिए यहीं पर बात करते हैं, ये ताना क्या बात है, यहीं पर देखते हैं ये ताना और बाना क्या होता है। ताना बाना को हम लोग देखते हैं तो इसको समझते हैं। देखिए ताना और बाना होता क्या है, एक को कहते हैं, ताने को कहते हैं वार्प और बाने को कहते हैं वेफ्ट। तो वार्प और वेफ्ट होते क्या हैं, जो ताना होता है कि देखिए ये जो ताना होता है ये इस तरीके से, ये लंबाई वाले यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को ये प्रदर्शित करता है। देखिए कपड़े को आप उठाइए तो देखिए इसमें दो प्रकार के धागे होते हैं। पहले भी कोई कपड़े के निर्माण में क्या होता है कि पहले फाइबर होता है, मतलब पहले फाइबर होता है, उसके बाद क्या उसके बाद क्या उस पर स्पिनिंग की प्रोसेस की जाती है, उसके बाद उससे क्या बनता है, यार्न बनता है। फिर क्या बनता है, यार्न से हम लोग जब मतलब बनाते हैं तो उससे धागे का, उस यार्न से दो प्रकार के यार्न को मिलाकर क्या बनाते हैं, हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। अब हमारे पास जो कपड़ा आया तो हम लोग उसमें दो प्रकार के यार्न कौन मिलाते हैं, एक ताना मिलाते हैं, एक बाना। मतलब एक ताने के तरीके का रहेगा, मतलब लंबा लंबा, इसी तरीके से इसकी बुनाई होती है। ये देखिए ऐसे ऐसे लंबे लंबे रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे। ये देखिए कपड़े को आप उठा के देखेंगे, ये जो एक क्या है, एक लंबाई वाली रेखा को प्रदर्शित कर रही है और एक क्या है कि ये जो है ये चौड़ाई वाली रेखा को प्रदर्शित कर दी। इस तरीके से पूरा रहता है और ये क्या बन जाता है, इस तरीके से कपड़ा बन जाता है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि ताने बाने को मिलाते हुए धागा भरते हैं। अब प्लेट्स डालना क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों की फिटिंग के लिए कपड़ों में प्लेट्स डाली जाती है। फ्रॉक में घेरे को छोटा करने के लिए अथवा झोल देने के लिए प्लेट्स का प्रयोग करते हैं। मतलब जब भी फ्रॉक में क्या किया जाएगा, घेरे को जब छोटा करना होगा तो प्लेट्स डाला जाएगा। देखिए जो ये स्कूल का यूनिफॉर्म होता है उसमें छोटे छोटे प्लेट्स डाले जाते हैं, प्लेट्स डालकर बनाए होते हैं। प्लेट्स डालने के लिए क्या होता है, पहले क्या किया जाएगा, पेंसिल या चॉक से कपड़े पर निशान बना लेना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर आप सिलाई करेंगे तो इससे उस पर क्या होगा, इस पर सफाई आती है। और ये देखिए प्लेट्स पूरा बना के यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये देखिए ऐसे, ये ना प्लेट्स डालना। अब आगे देखते हैं कि वस्त्र की सिलाई जो है ठीक ढंग से करने के लिए वस्त्रों का सही नाप की जानकारी आवश्यक है। मतलब जब भी आप वस्त्र की आप कुछ भी बनाते होंगे कपड़े से, चाहे वो किसी बच्चे का कपड़ा, चाहे वो फ्रॉक बनाइए, चाहे जो भी चीज़ बनाइए, चाहे मतलब आप स्कर्ट बनाइए, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं तो क्या होता है कि उसकी नाप जो होती है वो बहुत आवश्यक होती है। वस्त्र बनाने के लिए आवश्यक नाप, सिलाई करने के से पहले क्या होता है कि पहले क्या कर लेना चाहिए कि कपड़ा कैसे, ये देख लेना चाहिए कि कपड़ा कैसा है। और सिलने वाला कपड़ा सूती, रेशमी या ऊनी हो सकता है। मतलब जो भी कपड़ा हो पहले उसको देख लें कि ये कपड़ा कैसा है। जिस प्रकार का कपड़ा सिलना है उसकी सही फिटिंग के लिए नाप सही लिया जाए।
सोचें यदि आप ढीली ढाली क्या होती है कि ढीली ढीली फ्रॉक, सलवार, जंपर, शर्ट, पैंट आदि पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम सुंदर नहीं दिखेंगे, हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो निखरेगा नहीं। और क्या होगा कि इसके लिए वस्त्रों की सही नाप की आवश्यकता होती है। तो जब भी आप कपड़े को बनाइए तो सबसे पहले क्या है कि कपड़े को ये देखिए कौन सा कपड़ा है और कपड़े की नाप जरूर लीजिए। नाप लेने की विधि क्या है, इसमें क्या करना चाहिए कि शरीर की जो प्रत्येक अंग, जैसे क्या होना है कि चाहिए कि जैसे गले का पुट यानी पुट मतलब कंधा, क्या गले का पुट यानी कंधा, फिर और क्या आस्तीन हो गया, पायचे, म्यानी, सीने का नाप लिया जाता है। फिर नाप लेने के बाद ही कपड़ा क्या होता है, पहले नाप ले लीजिए, उसके बाद ही कपड़ा जो है काटना चाहिए। सही नाप से काटा हुआ कपड़ा जो होता है वो सिलने के बाद पहनने में फिट बैठता है। लेकिन अगर आप नाप सही नहीं लिए हैं उसके बाद आप उस मतलब कपड़े को सिलेंगे तो वो जो है वो फिट नहीं बैठेगा। लेकिन अगर आप नाप सही लिए हैं उसके बाद सिलते हैं तो वो कपड़ा जो है वो फिट बैठेगा। छाती की नाप जो होती है उसको देख लेना चाहिए कि सीने की नाप लेने के लिए नापने का फीता बच्चे या व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। किधर खड़े होकर लेना चाहिए, दाईं ओर, और दोनों हाथों के नीचे से फीता इस प्रकार घुमाकर सामने लाएं कि फीता चारों ओर से एक सीध में रहे। सीने की नाप से ही अन्य नाप निकालते हैं। तो देखिए जब भी आप कपड़े को जब भी आप सीने का नाप लीजिए तो ये देखिए इधर ऐसे घुमाकर ऐसे ये आगे की तरफ ले आना चाहिए ना, इस तरीके से नापना चाहिए। तो और आगे देखते हैं कि मतलब जब भी कपड़ा बना रहे हैं तो किस वस्त्र में कितना कपड़ा लगेगा ये देखते हैं। कपड़ों की सिलाई करने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि जिस व्यक्ति का जो भी कपड़ा सिलना है उसमें कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए अब हम लोग अगर आप शर्ट का कपड़ा या पैंट का या किसी मतलब आप सूट का कपड़ा लेने जाइए तो इसमें होता है ना कि अगर आप सूट का कपड़ा मतलब ले रहे हैं तो आप अगर मतलब आप उस तरीके से जो थान में रहता है कपड़ा उसको कटवाते हैं तो देखिए होता है कि हाँ इतने मीटर हम 2.5 मीटर लेंगे, 3 मीटर लेंगे, या बहुत घेरे वाली सलवार बनवानी है तो पटियाला वाली सलवार बनवानी है जो तो उस टाइप का आप लेंगे तो उसमें 3 मीटर और 3.5 मीटर इस टाइप का ज़्यादा घेरा बनवाएंगे तो ज़्यादा कपड़ा लगेंगे। तो ये चीज़ मतलब देखना ज़रूरी होता है। जिस व्यक्ति का जो कपड़ा सिलना है उसमें कितने मीटर के कपड़े की आवश्यकता है इसके लिए सिले जाने वाले कपड़े की नाप लेकर उसे नोट करें। पहले मतलब कपड़े को कितना कपड़ा लगेगा जिसके लिए सिलना है इसको नोट करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कपड़ों का अनुमान लगाकर कपड़े पर सिलाई करनी चाहिए। फिर और देखिए यहाँ पर दिया है ये पूरा डिटेल दिया हुआ है किसका, 14 वर्ष की बालिका का पेटीकोट बनाने के लिए उसका मतलब किस प्रकार नाप लें। लंबाई जो है ये 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कमर जो है वो 55 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीट जो होती है वो 62 सेंटीमीटर होनी चाहिए ना। तो और लंबाई की नाप देखिए ये सब कपड़े सिलने के लिए हैं। यहाँ पर ये चीज़ ये अगर आपके एग्ज़ाम में ये कुछ पूछा इधर से भी नहीं जाएगा और लेकिन थोड़ा बहुत इसको देख लीजिए। और ये पायजामा वगैरह ये भी नहीं पूछा जाएगा। वस्त्रों को काटना एवं सिलना, तो वस्त्र पहनने वाला शरीर के अनुरूप जो है वो चुस्त दुरुस्त दिखे ऐसा तभी संभव है जब वस्त्रों की कटाई और सिलाई सही तरह से की गई है। यदि मतलब जब भी आप कपड़े को बनाइए तो जब उसको आप उसकी जिस प्रकार कटिंग करेंगे, आप जिस तरीके से उसकी कटिंग करेंगे फिर उसी प्रकार जैसे आप काटेंगे उसी प्रकार आप तो सिलाई भी करेंगे ना, तो आप सिलाई उसी प्रकार से करेंगे तो ये क्या है कि कपड़ा जो है वो अच्छा बनेगा और फिट बनेगा। उस पर सिलाई बहुत अच्छी अगर हुई रहेगी तो वस्त्र देखने में क्या लगेगा, सुंदर लगेगा ना। और यहाँ पर देखिए पायजामा बनाने के लिए दिया है कपड़े का अर्ज कितना होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए कपड़े काटने का पूरा दिया हुआ है कि नेफा है, मोहरी है और ये बेबी फ्रॉक के बारे में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि ये दिया है घर में वस्त्रों की सिलाई के लाभ। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि घर में जब आप वस्त्र बना रहे हैं तो इससे सिलाई के क्या लाभ हो सकते हैं। इससे जो होते हैं जब आप घर में वस्त्र बनाते हैं तो इससे बहुत ही लाभ मिलते हैं। इससे क्या मिलता है कि इससे अगर आप देखिए अपने वस्त्र आप खुद सिल ले रहे हैं तो इससे आप क्या होगा, धन की बचत होगी,
आप मार्केट में ले जाएंगे, दूसरे से कहेंगे सिलने के लिए, वो 2 दिन में सिल के देगा, 3 दिन में सिल के देगा, आप खुद सिल लेंगे तो इससे आपकी क्या समय की बचत होगी। रुचि के अनुसार आप वस्त्रों का निर्माण कर सकेंगे, जिस तरीके की आपकी इच्छा होगी, नहीं इस तरीके से हमको कपड़े बनाने, हमको पहनने हैं, तो आप उस तरीके से आप अपने कपड़े को खुद बना पाएंगे। और इससे वो क्या होगा कि मतलब आपकी रुचि के अनुसार आप अपने कपड़े को तैयार कर पाएंगे और आपको संतुष्टि मिलेगी, ये आपके लिए अच्छा होगा। और क्या होगा कि उत्तम सिलाई एवं धागों का प्रयोग, आपको जैसे मन में आएगा आप उस तरीके से उसमें डेकोरेट कर सकते हैं, सजावट कर सकते हैं, आप उस तरीके के धागों का प्रयोग कर सकते हैं। अब व्यवसायी लाभ में देखते हैं क्या होता है, इसमें कार्य में दक्षता, अगर आप सिलते रहेंगे तो कार्य में क्या होगी कि इसमें आपको निपुणता मिलेगी, आप एक व्यवसाय के रूप में देखेंगे, आपको व्यवसाय में हेल्प भी मिलेगी। आप क्या कर सकते हैं, आप देखते भी होंगे कि बहुत लोग क्या हैं कि सिलाई करते हैं और घर में वो काम भी कर लेते हैं, और अगर आसपास 4-10 लोगों का वो कपड़े भी सिल लें तो भी वो क्या होता है कि वो व्यवसाय के रूप में अच्छा होता है। वो घर पे बैठ के कितनी कमाई कर लेते हैं, मतलब अपने घर का खर्च, वो अपना खुद का खर्च वो खुद निकाल सकते हैं। और क्या होता है, कार्य की उत्तमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि, अगर आप कार्य करते रहेंगे तो इससे क्या है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। आंतरिक बचत, कपड़ों की बचत होगी, बचे कपड़ों का पुनः प्रयोग कर पाएंगे। आप देखिए कितने बड़े बड़े कपड़े आप ले जाके टेलर को दे के चले आते हैं, लेकिन उसमें से बचता कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर खुद कपड़े बना रहे हैं, आप घर पे सिलाई कर रहे हैं, तो आपके पास जितने कपड़े बचेंगे आप उसका मतलब बहुत सुंदर सुंदर, देखिए आप उस पर सब जोड़ के चादर वगैरह बनती है, और भी मतलब कई प्रकार के उसमें पायदान वगैरह भी बन सकता है, उसमें ये जो पंखी वगैरह बनाए जाते हैं, मतलब बहुत से सामान ऐसे हैं कि आप उन जो छोटे छोटे कपड़े बचते हैं, और भी जो बड़े भी कपड़े बच जाते हैं, इसमें कितने कपड़े बचते हैं, आप उन सबसे छोटे बच्चों का कपड़ा बना सकते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन अब क्या, अगर आप खुद सिलाई करते हैं तो उसका जो कपड़ा बचा है आप उसका पुनः से प्रयोग कर सकते हैं। आपके अंदर ये हुनर है तो आप क्या करेंगे कि पुराने कपड़े जो होते हैं उसका पुनः प्रयोग कर पाएंगे, फटे कपड़ों की आप मरम्मत कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको सिलाई आती नहीं रहेगी, आप खुद से ये कार्य करते नहीं रहेंगे, तो जो अगर आपके पास थोड़ा सा कपड़ा आपका फट गया तो भी आप क्या है उसको नहीं सिल पाएंगे। आपके पास जो पुराने कपड़े हैं उसको भी क्या है आप मतलब उसका भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे कि हम उसको सही कर लें इस तरीके से। और क्या है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्टार्टिंग में कि अगर कोई कपड़ा जल जाए तो या तो कोई चूहा काट दे या जल गया, या तो फिर अगर थोड़ा सा कहीं जैसे ना कोई रहता है खोच लग जाती है, फट जाता है, अगर इस तरीके से हो गया तो मतलब अगर आपको सिलाई आती रहेगी तभी तो आप उसको रफ़ू कर पाएंगे, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं कि हाँ उस पर मतलब रफ़ू करने के बाद आप कोई डिज़ाइन बना दीजिए, फ्लावर की फूल वगैरह बना दीजिए, तो मतलब इस तरीके से बना देंगे, आप डेकोरेट कर देंगे ऊपर से, वो देखने में भी अच्छा लगेगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये फटा है। तो ये क्या है कि ये खुद के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं कि सही विकल्प के सामने मतलब क्या है कि मतलब भरना है और ये घेरे को काला करना है। और घर में सिलाई करने के क्या लाभ होते हैं, धन की बचत होती है, समय की बचत होती है, रुचि के अनुसार निर्धारण कर सकते हैं आप, सभी होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पर जो है ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी। अब ये देखिए फ्रॉक के अंदर पहनी जाती है, फ्रॉक के ऊपर पहनी जाती है, जीन्स के साथ पहनी जाती है, समीज पहनी जाती है, तो ये क्या पहनी जाती है, ये फ्रॉक के अंदर, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो गया। अब ये देखिए कपड़ों की फिटिंग के लिए क्या डालते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। सीने की नाप के लिए नापने का फीता व्यक्ति की किस ओर खड़े होकर लेना चाहिए, तो हम लोगों ने देखा था ना कि जब भी नाप ले तो किस ओर खड़े होकर ले, दाईं ओर, किस ओर, दाईं ओर। नाप लेना क्यों आवश्यक है, चेस्ट सिस्टम से आप क्या समझते हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या है, घर में सिलाई करने के क्या लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें धन की बचत होगी, समय की बचत होगी, आप खुद से फटे जो कपड़े रहेंगे उसका उपयोग कर पाएंगे, मतलब बहुत से लाभ हैं। आप खुद से जो आपकी समय की बचत हो जाएगी, आप उसमें जो पुराने कपड़े रहेंगे उसकी बचत कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, जो भी आपके कपड़े बचते हैं, नए कपड़े के जो कतरन बचते हैं उसका भी आप उपयोग कर पाएंगे। रफ़ू करने की विधि लिखिए, तो रफ़ू करने की विधि भी इसमें आगे दी हुई है, हमने उसको भी पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे ये कौन सा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है कि कढ़ाई कला। कढ़ाई कला के बारे में हम लोग देखेंगे। ये आज के लिए इतना ही, ये कढ़ाई कला के बारे में देखते हैं कल, और आपसे मुलाकात भी होगी कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।